स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने अलाइनमेंट, कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व, ये चीज़ें हमने समझी थी। तो आज के वीडियो में हम लोग सुपर एलिवेशन को समझेंगे, क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कितने टाइप का होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम सुपर एलिवेशन, ठीक है, या फिर इसको रेलवे के टर्म्स में कांट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कांट क्या होता है, ये एक डिफरेंस होता है दो रेल्स के बीच में, ठीक है। नीचे हम फोटोज़ के हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक मैंने डाला है, हाईवे में भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट इमेज उसकी है एंड सेकंड इमेज है रेलवे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्का सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया है, ठीक है। जो हमारा व्हीकल है वो हल्का सा टिल्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रैक है उसको भी हमने टिल्ट किया है। कैसे? जो इनर रेल और आउटर रेल में जो डिफरेंस हो रहा है एलिवेशन का, दोनों के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है उसी को सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाईवे में भी आप देखिए जो इनर वाला एज है वो 0 है, देन आउटर वाला जो एज है उसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है। तो यही सुपर एलिवेशन होता है जो कि हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिसको कि हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ट्रांजिशन कर्व होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेट का, फिर एक सर्कुलर कर्व के साथ होता है, ठीक है। और सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट कर्व को ज्वाइन करने के लिए जो हम कर्व का यूज़ करते हैं वही हमारा ट्रांजिशन कर्व है। तो ये पूरी तरह से कॉम्बिनेशन बनता है जिससे क्या होता है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल टर्न भी क्या होती है, टर्निंग बनती है। हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमारा टर्निंग पॉसिबल होता है। तो हम जब, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाईवे में हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइरल कर्व, ठीक है। हाईवे हम स्पाइरल कर्व यूज़ करते हैं और रेलवे में हम क्यूबिक पैराबोला कर्व यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रेलवे में क्या होता है, ट्रेन होती है, ट्रेन मतलब जो हमारा लोकोमोटिव होता है उसके पीछे बहुत सारी बोगीज़ होती है, तो उसको एकदम से आप टर्न नहीं कर सकते ना, तो आपको ज़्यादा रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हाईवे। हाईवे में आपको एक मोटरसाइकिल, कार वगैरह को जितनी रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी उससे कहीं ज़्यादा रेडियस हमें कहाँ पे लगेगी, रेलवे लोकोमोटिव को टर्न करने में लगेगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम क्यूबिक पैराबोला मतलब 3rd डिग्री का जो है कर्व यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, हम आउटर वाला जो रेल होता है उसको हल्का सा राइज कर देते हैं, किसके कंपैरिजन में, इनर रेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनर रेल को हम रेफरेंस मान लेते हैं और उस इनर रेल का जो लेवल होता है वो हमारे ओरिजिनल ग्रेडियंट लेवल से ही होता है, ठीक है। तो इनर रेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट रेल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लेवल पे ही फिक्स हो। तो देख लिया कि सुपर एलिवेशन क्या होता है एंड कैसे होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, कि हम इनर रेल के कंपैरिजन में आउटर रेल को थोड़ा सा राइज कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा सुपर एलिवेशन वहाँ पे हो जाता है। पर क्यों दे रहे हैं हम, तो कहानी ये है कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमारा व्हीकल मूव कराते हैं, जब व्हीकल रन करेगा तो क्या होता है कि उस हॉरिजॉन्टल कर्व का एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अबाउट क्या होता है, फोर्स जो होता है वर्क करता है। हमारी गाड़ी स्पीड में होती है, व्हीकल स्पीड में होता है, ठीक है। और वो जब वहाँ से ऐसे रन करेगा तो वो जो सेंटर से जो फोर्स लग रहा है जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। देखो जब भी हम सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं तो दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो लगता है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है वो, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर से अवे लगता है, ठीक है। मतलब जब हम सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो हमें फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो कि क्या करना चाह रहा है, हमारे व्हीकल को जो सेंटर है उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब हमारे ट्रैक से हमें बाहर करने की कोशिश करेगा, आउटर साइड लगेगा ये कर्व से, ठीक है। और इसको रेजिस्ट कौन करेगा, इसको रेजिस्ट जो व्हीकल है उसका सेल्फ वेट करेगा, उसका खुद का जो वेट होगा वो रेजिस्ट करेगा, है ना। एंड साथ ही साथ ट्रैक के साथ जो उसका फ्रिक्शन होगा वो भी उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उसको रेजिस्ट करेगी। यहाँ पे देखिए हमने वेट और कौन सा एक रिजल्टेंट जो फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्सेस यहाँ पे हमने शो किए। यहाँ पे व्हीकल जो है हमारा, ये ट्रेन वाला व्हीकल देखिए सेकंड इमेज में, कि व्हीकल टिल्ट हो रहा है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा कर्व कहाँ पे जा रहा है, हमारा कर्व लेफ्टवर्ड है, ठीक है, उसका सेंटर कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है। तो हमारे व्हीकल पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, वो किस साइड पे लगेगा, वो राइट साइड पे लगेगा। और व्हीकल का वेट कहाँ पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक यहाँ पे कैलकुलेट होगा।
ठीक है। तो ये कहानी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें रेजिस्ट करना है ताकि हमारा व्हीकल को डिरेलमेंट ना हो, उसका ट्रैक पे ही बना रहे। तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रैक को टिल्ट करके, ताकि उसे फ्रिक्शन और ज़्यादा मिले। ठीक है, और ज़्यादा फ्रिक्शन मिले। अब फंक्शन, तो ये कहानी जो हमने समझी उसमें वही था हमारा फंक्शन कि जो लेटरल फोर्स उसमें लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेटरली लगता है, वर्टिकली नहीं लगता। ठीक है, तो जो लेटरल फोर्स लग रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर कुछ हद तक रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, देन दोनों रेल, अब जो रेल टिल्ट हुई है तो उन दोनों रेल पे इक्वल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए सुपर एलिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि रेल को आपने सिर्फ एलिवेशन डिफरेंस दिया है, बाकी उनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज नहीं किया है। ठीक है, देन दूसरा चीज़ की जो वियर ऑन टियर होता है, जब उस पर रेल्स के ऊपर जो लोकोमोटिव और बोगीज चलती है तो उनमें डैमेजेस आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वियर टियर मतलब जो घर्षण होता है उसके, है ना, वो घस जाती है, डैमेज हो जाती है। तो वियर एंड टियर को भी कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, एंड स्मूथ कंफर्ट जो मूवमेंट होता है सर्कुलर कर्व पे वो प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, वो प्रोवाइड हो सकता है क्योंकि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे हम जाते हैं, सर्कुलर कर्व पे मूव करते हैं, तो क्या होता है, एक जर्क आता है जिसकी वजह से क्या होता है, पैसेंजर्स को भी डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, देखा होगा बहुत बार, यदि आप व्हीकल में मूव किया होगा, ट्रेन में यदि नहीं भी इतना नोटिस किया होगा, तो आपने हाईवे में जब आप बाइक से या कार से मूव कर रहे होंगे, बस से मूव कर रहे होगे, तो उसमें आपने ज़रूर इस जर्क को फील किया होगा। बस दो इमेजेस है, देखिए प्लान में हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो इमेज है वो प्लान में दिखा रहा है, इनर रेल है, आउटर रेल है, देन सेंटर लाइन है उस ट्रैक की। ठीक है, तो अब यहाँ जब प्लान में देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या सुपर एलिवेशन है, क्या हमने राइज किया, क्या फॉल किया, उसमें समझ नहीं आएगा। सेकंड इमेज में देखिए जहाँ पे कि हमने एक्चुअल में उस ट्रैक को, मतलब क्या होता है कि हमारा जो ट्रैक होता है, इस तरह से जो एलिवेशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं आउटर रेल को, इनर वाला रेल जो होता है वो एक्चुअल एलिवेशन पे ही रहता है, जो हमारा ग्रेडियंट रहेगा वहीं पर रहेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लीपर्स। अब रेल को हम तिरछा नहीं लगा सकते, ठीक है, हम बलास्ट को इस स्लोप में डाल सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर स्लीपर को फिक्स कर सकते हैं। स्लीपर के ऊपर हम रेल को कैसे टिल्ट करेंगे, तो हम स्लीपर में ही उस पर्टिकुलर एंगल का क्या करते हैं, उसमें कटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिसको स्लीपर एडजॉइन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम रेल्स को फिक्स करते हैं। तो रेल के एलिवेशन में भी देखिए आपको एच हाइट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो वही हमारे सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है, बट रेलवे के टर्म्स में हमसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, तो हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। हाईवे में जब हम देखेंगे तो हाईवे में इसका पूरा डेरिवेशन रहता है, और मोस्टली एग्जाम्स में वो डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी स्टेप पूछ ली जाती है। रेलवे में ये क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन का, उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर एलिवेशन या कांड को। तो फॉर्मूला होता है उसका ई इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल जी आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ई होता है वो तो सुपर एलिवेशन एमएम में है, जी जो होता है डायनेमिक गेज होता है वो भी एमएम में है, कैपिटल वी होता है स्पीड है उस लोकोमोटिव की या हमारे व्हीकल की स्पीड है जो कि केएमपीएच में होती है, और बहुत बार कैलकुलेशन के पर्पज़ से हमें उसे कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आपको पता होगा ना, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हमारे पास जो स्मॉल जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आएगा, एंड आर होगा रेडियस ऑफ कर्व, जो कि मीटर में डालेंगे हम। ठीक है, तो फाइनली जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो सुपर एलिवेशन आएगा वो हमारे पास आएगा एमएम में। अब डायनेमिक गेज क्या होता है, तो साइड में देखिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि डायनेमिक गेज क्या होता है, कि जो हमारा, एक तो हमने गेज पढ़ा हुआ है, गेज क्या होता है, दो रेल्स का जो इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है वो होता है गेज। और गेज होते हैं हमारे पास ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, स्पेशल गेज, इस टाइप के गेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये वो गेज की वैल्यू है, जो विड्थ होगी ना इनर सरफेस की, जो क्लियर डिस्टेंस होगी वो, प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड, जो टॉप पे हमारा एक्चुअल में जो रेल की विड्थ है दोनों साइड की, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो विड्थ ऑफ ट्रैक मिल जाएगी पूरी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ होती है, बलास्ट की विड्थ होती है,
बट रेल की विड्थ कहाँ से आएगी, तो हमें उस क्लियर डिस्टेंस को प्लस करके किसके साथ, उसकी रेल की विड्थ को प्लस करेंगे टॉप विड्थ को, तो हमारे पास डायनेमिक गेज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेशन में यूज़ होगा। ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज के लिए जो डायनेमिक गेज होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1750 mm, ठीक है, 1750 mm। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको डिग्री ऑफ कर्व दे दी जाती है एंड सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन करने को बोलेंगे। सिर्फ उसमें क्या रहेगा, डिग्री ऑफ कर्व रहेगा, व्हीकल की स्पीड रहेगी एंड आपसे बोलेंगे कि आप कैलकुलेट करो आप सुपर एलिवेशन। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कर्व की हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिग्री ऑफ कर्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है, यदि हम 30 मीटर की चेन ले रहे हैं तो डी इज इक्वल्स टू होता है 1720 डिवाइडेड बाय आर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। अब रेडियस आ गई हमारे पास, स्पीड हमारे पास है, क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि ब्रॉड गेज है और इनकेस उन्होंने नहीं भी दिया है तो हम ब्रॉड गेज कंसिडर करके कर लेंगे, ठीक है, और दिया है तो हम वही वाली गेज की वैल्यू लेंगे और इस फॉर्मूले में पुटअप करके हमारे पास क्या आ जाएगी, सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पीड। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था सेफ स्पीड क्या होती है, तो यहाँ पे जस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब कि जिस पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमारा जो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा और जो व्हीकल का वेट होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे जो उस टाइम पे जो स्पीड रहेगी वही हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। देन मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड क्या होती है, जो रेलवे ट्रैक जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम मैक्सिमम जो स्पीड परमिट करेंगे वही मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड होगी, ठीक है। जैसे कि जब आप ट्रैक पे मूव करते होंगे, आप रोड पे भी मूव कर रहे होंगे तो आपने बोर्ड्स लगे देखे होंगे ना स्पीड लिमिट के, तो वही होता है कि इससे ज़्यादा स्पीड आप नहीं करना है, तो वही हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है। तो डिज़ाइन स्पीड एक अलग होती है और जो मैक्सिमम स्पीड जो कि हम परमिट करते हैं वहाँ पे वो स्पीड एक अलग होती है। अब इन्हीं स्पीड के डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि सुपर एलिवेशन जो होता है कैटेगराइज हो जाता है, ठीक है। मतलब सुपर एलिवेशन में दो सब कैटेगरी आ जाती है, एक कांट एक्सेस होता है, नहीं कांट डिफिशिएंसी होती है। अब ये दोनों क्या होती है जो कि हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे देखिए कांट डिफिशिएंसी एंड कांट एक्सेस। तो जब हमारा जो ट्रैक होगा वहाँ के जो इक्विलिब्रियम स्पीड होगी जो कि हमने परमिट की होगी और उस ट्रैक पे हमने जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमारा ट्रैक पहले बनता है ना, और व्हीकल उस पर बाद में चलता है, तो जिस स्पीड के लिए आपने उस ट्रैक को डिज़ाइन किया है आपकी ट्रेन की स्पीड, लोकोमोटिव की स्पीड उस इक्विलिब्रियम स्पीड से, डिज़ाइन स्पीड से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन उसको रिक्वायर्ड है उस व्हीकल को बैलेंस कंडीशन मेंटेन करने के लिए। तो क्या होगा, उस व्हीकल को क्या फील होगा, कांट डिफिशिएंसी। इट मीन्स कि जो आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा उसको चाहिए, तो डिफिशिएंसी हो गई ना उसके लिए। तो यहाँ पे कांट डिफिशिएंसी का जो एक फॉर्मूला बनेगा यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, ई रिक्वायर्ड जो कि उसको ज़रूरत है माइनस ई इक्विलिब्रियम। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हमें क्वेश्चन में स्पीड दी रही होगी कि इक्विलिब्रियम स्पीड या फिर डिज़ाइन स्पीड ये है, ट्रेन इस स्पीड से मूव कर रही है, वहाँ से हम दोनों स्पीड को लेके दोनों के लिए एक सुपर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमें कांट डिफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एज़ पर इंडियन रेलवेज जो कांट डिफिशिएंसी उन्होंने परमिट किया है मैक्सिमम, ब्रॉड गेज में 75 mm रहेगा, मीटर गेज में 50 mm और नैरो गेज में 40 mm रहेगा, ठीक है। इसी तरह जस्ट अपोजिट हम कर दे तो कांट एक्सेस आ जाएगा कि जब हमारी जो लोकोमोटिव की स्पीड है वो इक्विलिब्रियम स्पीड से कम रहेगी, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड किया है और जिस सुपर एलिवेशन की उस ट्रेन को ज़रूरत है वो क्या हो गया, कम है, मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमने ट्रैक में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे उसको क्या फील होगा, कांट एक्सेस, मतलब जितना उसको चाहिए थे उससे ज़्यादा हमने दे दिया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्विलिब्रियम माइनस ई रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन रेलवेज ने जो परमिट किया हुआ है रिकमेंडेड वैल्यूज़ है मैक्सिमम, तो ब्रॉड गेज के लिए 75 mm है और मीटर गेज के लिए होगा 65 mm। तो इस तरह से कांट डिफिशिएंसी और कांट एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशंस पूछ लेंगे कि क्या होता है, उसके बाद उनके फॉर्मूलेज भी पूछ सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, या फिर परमिटेड वैल्यूज़ क्या है वो हम निकालेंगे।
तो देखिए रेलवे ट्रैक में जो स्पीड का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, इसमें क्लासेस भी होती है, क्लास ए व्हीकल होता है, क्लास बी व्हीकल होता है ना, क्लास ए ट्रैक, क्लास बी ट्रैक, इस तरह से कुछ उसके कैटेगराइजेशन होते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारा एक सुपर एलिवेशन होता है उसमें एक नेगेटिव सुपर एलिवेशन भी आता है, ठीक है। सुपर एलिवेशन क्या हो रहा था कि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको टर्न कर रहे थे, ठीक है। अब वो कितने डिग्री का एंगल था, है ना, 90 डिग्री टर्न तो हम दे नहीं सकते, इस वजह से हमने वहाँ पे कर्व प्रोवाइड किया था। बट जो आपकी मेन ब्रांच है वहाँ से यदि आपके दो ब्रांचेस निकल रही है, मेन ब्रांच से दो ब्रांच मेन ब्रांच से क्या हो रहा है, ब्रांच लाइन निकल रही है, बट क्या जा रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, दो कर्व्स हो गए, ठीक है, दो सर्कुलर पाथ यहाँ पे बन रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हो गए। तो इसमें क्या होगा, एक जो मेन ब्रांच लाइन रहेगी, मेन लाइन जो रहेगी वो तो जा रही है कहाँ पे, उसके लिए जो हम पहले सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे और बाद में ब्रांच लाइन के लिए करेंगे। तो क्या होगा कि जो मेन लाइन हो गई वहाँ की इनर लेन, आप इमेज के फॉर्म में समझिए, थ्योरी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इनर रेल है वो तो ग्रेडियंट लाइन है, ठीक है, उसका एलिवेशन चेंज नहीं किया, बट आपने जो आउटर रेल है उसमें आपने राइज दिया है, तो यहाँ पे आपने मेन लाइन के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आपकी जो ब्रांच लाइन जा रही है वो उस सेंटर से अपोजिट साइड पे जा रही है, अपोजिट साइड पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या, उसके लिए इनर रेल दूसरी होगी और आउटर रेल दूसरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनर और आउटर दोनों की अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने मेन लाइन के लिए ऑलरेडी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके आउटर रेल को आपने राइज कर दिया है, तो ब्रांच रेल में क्या हो रहा है, ब्रांच रेल में वो आउटर रेल पहले से थोड़ा राइज, मतलब जो इनर रेल है वो भी राइज में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व स्टार्ट हो रहा है ना, हम सुपर एलिवेशन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डाइवर्जेंट प्रोवाइड करेंगे तो जो आउटर रेल होती है हमारे मेन लाइन की, वो इनर रेल होती है हमारी ब्रांच लाइन की उस पर्टिकुलर पोर्शन में एक में। तो उस जो ब्रांच लाइन पे जो व्हीकल चलेगा उसको क्या मिलेगा, नेगेटिव सुपर एलिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम अलग से डिज़ाइन करते हैं। तो ये सिंपल सा एक जनरलाइज वे में हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेगेटिव सुपर एलिवेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा सुपर एलिवेशन का जो पार्ट है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। यदि न्यूमेरिकल्स की बात है, आप चाहो तो हम न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको यदि रिक्वायर्ड है तो हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, एमसीक्यू एग्ज़ाम्स है, एमसीक्यूज़ में हमें क्या पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में जो समझ नहीं आया हो, मतलब इनकेस कुछ छूट गया हो या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।